नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी2 सर एजुकेशन में। मैं आज आपको लाइट चैप्टर का MCQ बताऊंगा। मैंने पहले ही जो वीडियो बना रखे हैं उसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं MCQ, वो सब मैंने कलेक्ट किया है और आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसलिए अगर आपका इस चैप्टर के ऊपर आपने पढ़ा है या आप जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर एक बार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें वीडियो को देखते समय, और पहले अपने से खुद से आंसर देने का ट्राई कीजिए, सेल्फ अपने से आंसर दीजिए और फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप उसको समझ लीजिएगा। तो ये एग्ज़ाम पर्पस से बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बात ये भी मैं कह देता हूँ, चूँकि रेलवे के एग्ज़ाम में भी साइंस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी होगा जो भी प्रिपरेशन करते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं कि MCQ में आप उसी तरह आंसर दीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। A ray passing through the center of curvature of a concave mirror after reflection is reflected। तो आप क्या जानते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। आपने क्या देखा है, मान लीजिए आप एक कॉन्केव मिरर ले लेते हैं, है ना। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो आप जरूर एक छोटा सा डायग्राम बनाइए, लाइट चैप्टर में खास करके न्यूमेरिकल बनाना हो या आपको कोई प्रॉब्लम दिया हो तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए ये पोल है, आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा है और ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट, आप जानते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, अगर इस C से अगर पास करती है, तो क्या होता है कि ये इस मिरर के ऊपर 90 डिग्री के एंगल से फॉल करती है, क्योंकि सेंटर से जा रही है। तो आपने जियोमेट्री में पढ़ा है कि जो रेडियस होता है वो सेंटर ऑफ जो भी सेंटर होता है वो सरकमफेरेंस के साथ अगर आप उसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसीलिए ये जब 90 डिग्री पे एंगल पे पड़ता है तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए एक मिरर है मेरे पास, ठीक है, और उस मिरर पर अगर आप अगर आप तिरछा अगर ऑब्लिकली अगर ये करेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये इस तरह से जाएगा, है ना। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। बीच में अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है और ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ अगर आप तिरछा अगर रे ऑफ लाइट अगर पड़ेगा तो कुछ ना कुछ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और अकॉर्डिंगली उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। लेकिन जब ये 90 डिग्री पे फॉल करेगा, मान लीजिए ये मिरर है और आप इसको रे ऑफ लाइट ऐसे भेज रहे हैं इस तरह से, तो देखिए दोस्तों, आप अगर गौर कीजिएगा तो जो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर ही आपने रे ऑफ लाइट खींच दिया है, तो इसका नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनेगा, कुछ भी नहीं, 0 डिग्री बनेगा। तो चूंकि सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 डिग्री हो जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा एज पर साइन रूल। जो साइन का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज बराबर होता है, ठीक है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। इसीलिए जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर के केस में, यानी कि स्फेरिकल मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, यानी वक्रता केंद्र से पास करेगी। कहां से पास करेगी दोस्तों, वक्रता केंद्र से पास करेगी, तो वो उसी रास्ते पर वापस आ जाती है, यानी कि बैक अलोंग द सेम पाथ, वो बिल्कुल उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। यानी कि आपको मैं इस तरह से अलग कलर के पेन से दिखा देता हूं। जब रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी, मान लीजिए ये फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की है, तो ये लेंस ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद बिल्कुल ऐसे आ जाएगी वापस, इस तरह से जा रही थी, यहां से वापस आ जाती है। तो आपने ये रे डायग्राम पढ़ने के दौरान भी मैंने आपको बताया था
कि जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो बिल्कुल उसी रास्ते पर बैक होकर वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा से क्वेश्चन को समझिएगा। बोला जा रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, सबसे पहले देखिए कि क्या है ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, जैसे जैसे आपको कहा जाए उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि ये कॉन्केव मिरर है, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो इमेज बन रहा है वो बोला जा रहा है आपको कि ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है उससे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, जो बन रहा है, दैट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आखिर कहां रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि कॉन्केव मिरर के केस में, है ना, जो कॉन्केव मिरर है उसके इमेज को आप जरा सा ध्यान दीजिए तो याद आएगा आपको कि कॉन्केव मिरर टोटल 6 केसेस होते हैं कॉन्केव मिरर के, है ना, कि हम लोग इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर जो है सी और एफ के बीच रखते हैं, सी से दूर रखते हैं, फिर सी और एफ के बीच रखते हैं, फिर एफ पे रखते हैं, फिर एफ और पोल के बीच रखते हैं। तो टोटल 6 सिचुएशन है। 6 सिचुएशंस में से आपको ध्यान होगा कि जो कॉन्केव मिरर है वो ऑलवेज रियल इमेज बनाता है और वो इन्वर्टेड होता है, लेकिन यहां पे आपसे कहा गया है कि वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि जो कॉन्केव मिरर होता है ना, केवल एक ही एक्सेप्शन है उसका वर्चुअल इमेज बनाने का, और वो है जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखिएगा तो उसका इमेज जो बनता है कॉन्केव मिरर के केस में वो बिहाइंड द मिरर बनता है, सीधा होता है और वर्चुअल होता है। ठीक है, और वही चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो जो कॉन्केव मिरर है वो ऑल केसेस में एक्सेप्ट वन सिचुएशन ऑलवेज रियल इमेज बनाता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो कौन सा सिचुएशन है अब आप ऑप्शन में देख के बता सकते हैं। मैं हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं, तब तक आप ऑप्शन देखिए। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा होता है। बोल रहा है कि जो अवतल दर्पण है उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है, यानी कि वर्चुअल है, काल्पनिक भी बोलते हैं इसको, सीधा है और बिंब से बड़ा है। तो एक ही सिचुएशन है जब अवतल दर्पण, जो वस्तु रखी होती है जिसको हम लोग बिंब बोलते हैं हिंदी में, तो बिंब से बड़ा बनता है, वो केवल एक ही सिचुएशन है, और वो है जब हम लोग वस्तु को उसके फोकस और पोल के बीच रखते हैं। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, ये आंसर हो जाएगा बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. बोल रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिरर के सामने कितनी दूरी पर खड़े हैं, Your image appears erect. आपका इमेज हमेशा सीधा दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. आप मिरर से कितना दूर पे खड़े हैं ये मैटर ही नहीं करता, आपका इमेज हमेशा बोल रहा है कि वो इरेक्ट बनता है। इरेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि वो वर्चुअल है। तो आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोल रहा है कि जो इमेज है दैट इज इरेक्ट। आपको ये क्लू पकड़ना है कि इमेज इरेक्ट बनाता है। ठीक है, और यहां पर आपको ए मिरर दिया गया है, यानी कि मिरर बताया नहीं गया कि ये कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है, प्लेन मिरर है। मिरर 3 तरह का होता है, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको ये क्लियर नहीं किया गया है। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो वो मिरर क्या हो सकता है, कौन सा मिरर हो सकता है। आपको क्या कहा गया कि आप मिरर से कितना दूरी पे खड़े हैं, कितना डिस्टेंस पे खड़े हैं, ये मैटर नहीं करता। आपका इमेज ऑलवेज बोल रहा है कि सीधा ही बनता है। ठीक है, तो देखिए, आप तो जानते हैं कि अगर आप प्लेन मिरर के बारे में सोचेंगे तो प्लेन मिरर में आप चाहे जहां भी खड़े रहें
कितना भी दूरी पे आपका इमेज सीधा ही रहता है, तो ये करेक्ट आंसर है प्लेन मिरर। ओनली कॉनकेव, यहां पर ये वर्ड देखिए ओनली लिखा हुआ है, ओनली कॉनकेव। तो देखिए आपको याद होगा कि कॉनकेव मिरर के केस में 6 सिचुएशन होते हैं, उन 6 सिचुएशन में से एक सिचुएशन में ही वो वर्चुअल बनाता है, हमेशा वर्चुअल नहीं बनाता, यानी कि हमेशा उसका इमेज सीधा नहीं बनता, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ओनली कॉन्वेक्स, अब देखिए दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओनली कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपको ध्यान हो तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप इंफिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, ठीक है, वो लगेगा कि मिल रहा है, वर्चुअल ही होता है तो फोकस पे बनता है। लेकिन इंफिनिटी को छोड़कर आप इंफिनिटी और जो पोल है, इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, वेर एवर यू वॉन्ट, जहां भी आप चाहते हैं उसको पोल और आपका इंफिनिटी के बीच में रख दीजिए, उसका इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, स्मॉल होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और इरेक्ट होता है। क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग, आपको याद है कि गाड़ी के साइड मिरर में इसका यूज किया जाता है। इसीलिए जब गाड़ी का जो कोई भी व्हीकल का साइड मिरर होता है, जिसको रियर व्यू, रियर मिरर भी कहते हैं, उसमें आप देखिएगा कि काफी दूर का भी इमेज आपको उस छोटे से आईने में जो है मिरर में दिखता है, और काफी सारा एरिया को वो कवर भी कर पाता है, क्योंकि जो इमेज बनता है वो काफी छोटा होता है, और कितना भी दूर पे वो रहे ये मैटर ही नहीं करता, उसका इमेज हमेशा छोटा, स्मॉलर और सीधा बनता है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आप प्लेन मिरर करके चले आएंगे आंसर, है ना, कि हमेशा क्या बोल रहा है कि कौन सा मिरर है जिसके सामने हम लोग रहते हैं तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, माने ऑलवेज, माने वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो आप तो यही कर देंगे प्लेन मिरर ही होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर भी होता है, लेकिन यहां पर जो ओनली वर्ड लगा दिया है ना, तो ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए आइदर अ प्लेन मिरर और अ कॉन्वेक्स, तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर है ना, वो प्लेन मिरर भी हो सकता है और वो कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। तो आप देखिए, आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हो कि आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, दर्पण होने की संभावना है, वो कौन सा दर्पण हो सकता है। तो ध्यान रखिए, समतल दर्पण में तो सीधा प्रतिबिंब बनता ही है, वर्चुअल इमेज बनता ही है, वो तो ठीक है, लेकिन केवल वर्ड इसको फीका कर दे रहा है, केवल नहीं, क्योंकि जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो होता है, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, वो भी अपना पास, चाहे आप ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच जहां भी रखिए, उसका इमेज सीधा बनता है और वर्चुअल होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो समतल दर्पण हो सकता है या उत्तल दर्पण हो सकता है, तो ये करेक्ट आंसर है, ये और ये नहीं है, क्योंकि ये ओनली वर्ड लगा दे रहा है, केवल समतल नहीं, केवल समतल ही क्यों होगा, वो तो उत्तल दर्पण भी हो सकता है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके भी सामने आप ऑब्जेक्ट को जहां भी रखेंगे ना, उसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आएंगे। बोल रहा है कि एक कॉन्केव मिरर का हमें इस्तेमाल करना है, ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है कि कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करके, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है, और इसका इस्तेमाल करके आपको इरेक्ट इमेज बनाना है, सीधा इमेज बनाना है ना, सीधा प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि सीधा मतलब वर्चुअल हो गया, वर्चुअल इमेज बनाना है। और उस मिरर का फोकल लेंथ कितना दे दिया गया है दोस्तों, फोकल लेंथ दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो उसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितना दूर पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, और जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कॉन्केव मिरर के केस में टोटल 6 सिचुएशन होते हैं, उन 6 सिचुएशंस में से केवल एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें वो इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है, और वो कौन सा सिचुएशन है, जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखते हैं,
तभी वो उसका इरेक्ट इमेज बनाता है, अदरवाइज तो सभी में वो रियल ही बनाता है। 5 सिचुएशन में वो रियल इमेज ही बनाता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। और यहां पे जो बात की गई है वो इरेक्ट इमेज की गई है, सीधा इमेज की गई है। तो इसीलिए आप ध्यान से समझिए। तो आपको बता दिया गया है कहां रखना पड़ता है आपको ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाने के लिए, कॉन्केव मिरर के केस में पोल और फोकस के बीच। यानी कि अगर उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो आपको 15 सेंटीमीटर से तो कम पे ही रखना होगा ना। देखिए मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है और ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो फोकल लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपको दे दिया गया है कि फोकल लेंथ कितना है इसका, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये पोल है इसका P। तो आपको ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा दोस्तों, पोल और फोकस के बीच में रखना होगा, यानी कि लेस देन 15 सेंटीमीटर पे रखना होगा। इससे यहां से यहां तक ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसी के बीच ही तो आपको कहीं रखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आंसर होगा लेस देन 15 सेंटीमीटर एंड द इमेज विल बी वर्चुअल। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखेंगे इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ये कौन सा मिरर है सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के केस में। तो अवतल दर्पण में जब भी आप वस्तु को यानी कि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और आभासी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 15 सेंटीमीटर से कम, यानी कि 15 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है, उसी के बीच में आपको कहीं रखना पड़ेगा, लेस देन। और जैसे ही आप 15 सेंटीमीटर से ज्यादा पे रख देंगे तो वो पोल और फोकस के बीच नहीं रहेगा, वो सी और एफ के बीच आ जाएगा। तो सी और एफ के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो बियॉन्ड सी बनता है और वो बड़ा होता है और रियल इमेज होता है, वर्चुअल नहीं होता है। यहां पे आपको साफ साफ कह दिया गया है कि इरेक्ट इमेज होना चाहिए, इरेक्ट का मतलब वर्चुअल है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है और उसका मैग्निफिकेशन कितना है, +1 है। देखिए दोस्तों, मैग्निफिकेशन के बारे में आप जानते होंगे, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। इसका मैग्निफिकेशन कितना है, +1 है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैग्निफिकेशन का मतलब बता देते हैं। मैग्निफिकेशन दो फार्मूला है, एक होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। और एक फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, वो होता है -v/u, ये मिरर के केस में। और यही जब लेंस हो जाएगा तो ये माइनस हट जाता है, मगर ये फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके रेस्पेक्ट में जो इमेज बन रहा है वो कितना बड़ा या छोटा है ना, कितना टाइम्स मैग्निफाइड है या कितना उससे कम मैग्निफाइड है, इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इसका मैग्निफिकेशन +1 है, ठीक है। तो देखिए +1 का मतलब क्या हुआ कि इस केस में जरा सा सोचिए कि इमेज का मैग्निफिकेशन +1 आने का, इस m का वैल्यू, ये जो m का आंसर है ये +1 कब आ सकता है, सोच के देखिए, इस फॉर्मूला के जरिए सोच के देखिए कब आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, हाइट ऑफ द इमेज जितना बनेगा, मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का इमेज का साइज बना है और ऑब्जेक्ट भी जो आपने रखा है वो भी 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन 1 आ गया। लेकिन प्लस ये बात बताता है, ये जो साइन है प्लस, ये बताता है कि जो इमेज है, जैसे आपने जो साइन रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसमें अगर आप ऊपर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे लेते हैं तो ये सीधा है, यानी कि इसका साइन प्लस लिया जाता है। और जब इमेज उल्टा बनता है इधर तो इसका साइन हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब है ये जो प्लस साइन है ये बता रहा है कि जो इमेज है वो सीधा बना है ना, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, नीचे नहीं। तो सीधा बना हुआ है, इसका मतलब है कि वो वर्चुअल है दोस्तों। सीधा इमेज कैसा होता है,
वर्चुअल होता है। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बोल रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। तो इससे ये पता चलता है कि जो हाइट ऑफ द इमेज है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है दोनों बराबर है। पहला बात इंफॉर्मेशन ये मिलता है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर ये होगा। अच्छा, दूसरा चीज है कि इट मींस दैट द इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज इरेक्ट एंड वर्चुअल। यही आंसर है, देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो वस्तु का आकार है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है और जो इमेज का साइज है वो इक्वल है। और कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट है। तो आप बोलेंगे ये वर्चुअल कैसे है पता चला? तो इसके साइन से पता चला। मैग्निफिकेशन का साइन, जब भी मैग्निफिकेशन का साइन प्लस आता है आप आसानी से समझ लीजिए कि वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। और जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वो जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि वो नीचे की तरफ बना है। तो हम लोग ग्राफ में क्या पढ़ते हैं? हम लोग ग्राफ में ऐसा पढ़ते हैं ना कि अगर आप ऊपर की तरफ उठते हैं तो ये इधर वाला प्लस होता है, अगर आप इधर ही जाके नीचे उतरेंगे तो ये नेगेटिव होता है। बस वही चीज है, ये नेगेटिव और ऊपर जाते हैं तो ये पॉजिटिव। इसीलिए कहा जाता है कि जब इमेज सीधा है, इरेक्ट है, तो वो प्लस साइन होगा। इसीलिए जब भी मैग्निफिकेशन का साइन प्लस आए तो समझ लीजिएगा कि वो वर्चुअल और इरेक्ट है। और जब भी मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आए तो समझ लीजिएगा कि वो रियल और इन्वर्टेड है। और +1 क्या बता रहा है? 1 क्या बता रहा है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर इज -1। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। इस बार जो मैग्निफिकेशन है वो बोला जा रहा है कि -1 है। तो आप लोग खुद आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए क्या होगा। मैग्निफिकेशन इज -1, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? तो आप तो कहेंगे कि 1 है मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर है, पहला बात। और दूसरा, माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज नीचे बन रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के तरफ है। तो नीचे के तरफ है मतलब उल्टा है, उल्टा का मतलब होता है कि वो रियल इमेज है। तो इस तरह से आप ये साफ कह सकते हैं कि द इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर ये देखिए ये रियल है, ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन से आप साफ साफ बता सकते हैं कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया गया है किसी भी स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो देखिए आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे फोकल लेंथ पूछा है। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दो चीजें हैं। तो आपको पता होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, आर, और जो एफ है यानी कि फोकल लेंथ, उसमें क्या रिलेशन होता है? आर इज इक्वल टू 2f होता है। यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, दो गुना होता है। ठीक है, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, f इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा, है ना। अब अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपसे पूछा है, बताया गया है आपको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, है ना, आपसे फोकल लेंथ पूछा है, तो क्या होगा? फोकल लेंथ उसका हाफ हो जाएगा, है ना। तो r का वैल्यू आपको गिवन है 20 और 2, तो 10 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है। तो ये R और F में रिलेशन है, यानी कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इसमें रिलेशन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी वही चीज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा गया है, फाइंड द फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ पूछा गया है कि फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा साइन का इंपॉर्टेंस है इसलिए मैं इसको बता दूंगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, साफ साफ बता दिया गया है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का आप जानते हैं, मान लीजिए ये इसका फोकस है और ये इसका सी है। ठीक है,
तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ध्यान रहे कि ये कैसा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण। तो जो उत्तल दर्पण है उसका जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इधर से जब रे ऑफ लाइट जाती है, ठीक है, रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, इंसिडेंट रे, तो आप जानते हैं ना कि जिधर इंसिडेंट रे जाती है अगर उसी तरफ आपको मेजर करना है कोई भी चीज, जैसे फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस, उसी डायरेक्शन में अगर आप मेजर करते हैं तो वो प्लस लेना है, पॉजिटिव होता है। और अगर आप अगेंस्ट द इंसिडेंट रे लेते हैं, जैसे इंसिडेंट रे उस तरफ जा रहा है लेकिन आपको मेजरमेंट ऑलवेज हमेशा हम लोग पोल से करते हैं, तो पोल से अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो वो फिर नेगेटिव लेना पड़ता है। तो ये जरूर ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पे साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में, हमने ऑप्शन नहीं दिया है, हमने डायरेक्ट आंसर दिया है, मान लीजिए 16 सेंटीमीटर दिया और एक ऑप्शन में आपको -16 सेंटीमीटर दिया, तब तो आप गलत कर सकते हैं ना। प्रोबेबिलिटी है आपका आंसर ठीक आया, 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, लेकिन क्या वो +16 होगा या -16 होगा, ये तो आपको क्लियर करना होगा ना। तो इसीलिए वहां पर आपको केयरफुली ध्यान देना है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ ये वाला हुआ, तो आपको किस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है एक बार देख लीजिए, मैं अलग कलर के पेन से दिखा देता हूं। आप रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है और आप मेजरमेंट भी इसी डायरेक्शन में करेंगे, है ना, इसी डायरेक्शन में करेंगे फोकल लेंथ का, ये आपका एफ है। तो इसीलिए इसका एफ क्या होगा, जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है जिस तरफ, उसी डायरेक्शन में आप मेजर करते हैं, इसीलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए अगर आपका 32 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उसका फोकस 16 सेंटीमीटर होगा, ये एकदम सही है क्योंकि उसका हाफ हो जाता है। लेकिन आपको साइन का इंपॉर्टेंस ध्यान देना है, तो साइन उसका पॉजिटिव होगा। इसीलिए अगर एक ऑप्शन में आपको, मान लीजिए ऑप्शन में एक दिया हुआ है +16 सेंटीमीटर, है ना, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है -16 सेंटीमीटर, सी नंबर में दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर और डी नंबर में दिया हुआ है +10 सेंटीमीटर, तो इस केस में आपको आपका आंसर 16 तो आ जाएगा डेफिनेटली r/2 का फॉर्मूला से, लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना है, तो इस केस में ये करेक्ट होगा +16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में ये जो भी MCQs हैं उनको कवर करूंगा, तो आप उनको देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।